हमारी अलग लड़ाई है। और बहन जी की जो बहन जी ने स्टैंड लिया है, जो बहन जी ने फैसला लिया है, हम तमाम बहुजन आंख मूंद करके बहन जी के उस स्टेप के साथ हैं, बहन जी के फैसले के साथ हैं। बिल्कुल एक मर्दाना, एक हिम्मत वाला ये फैसला है इन परिस्थितियों में। और हम भी कह रहे हैं भाई, चाहे कुछ गलत है सही है जो भी है, भैया चाहिए तो बहन जी ही, हमें अब कोई चाहिए नहीं। हम आंख मूंद करके अंधभक्त बन के हम 2024 में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये हमने शपथ ले रखी है। बीजेपी कांग्रेस, कभी बीजेपी को हटाने के नाम पर, कभी मोदी को हटाने के नाम पर राहुल गांधी कांग्रेस, कभी कांग्रेस को हटाने के नाम पर बीजेपी। हमारा नंबर कब आएगा? इस देश के जो 85% बहुजन है, हमारी अपनी सरकार कब बनेगी? हमारा नेता कब इस देश की संसद में प्रधानमंत्री बनेगा? कि इस देश में पहली दलित प्रधानमंत्री नए संसद में शपथ लेगी और 2024 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएगा पहला दलित प्रधानमंत्री और देश को संबोधित करेगा। वो क्षण इस देश में मेरे लिए और मेरे जैसे लाखों बहुजनों का वो सपना साकार करेगा, जिसको देखने के लिए उन्होंने बीजेपी तुरंत बना दी। क्योंकि कांग्रेस से सत्ता जाए तो ये चेहरा खड़ा कर दिया हिंदूवाद के नाम पर, एक नया चेहरा खड़ा कर दिया बीजेपी के नाम पर। हम लड़ेंगे, इनसे भी लड़ेंगे, इन मनुवादियों से और इन मनुवादियों के चमचों से भी लड़ेंगे। सब इतनी महंगाई के बावजूद, इतने देश को बर्बाद करने के बावजूद भी इनके लोग कहते हैं कि चाहे 500 रुपए 1000 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाए, चाहिए तो मोदी। मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं अशोक अज्ञानी, जो लगातार बहुजन समाज की आवाज को उठाते रहते हैं, बहुजन समाज पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कैसा माहौल है? देखा जा रहा है कि आकाश आनंद लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, इसके साथ ही राजस्थान भी जा रहे हैं, इसके साथ ही बिहार भी जा रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छा माहौल इस समय देश में बहुजन समाज पार्टी ने खड़ा कर दिया है, बना दिया है। और जिस तरीके से बहन जी एक्टिव हुई हैं और उन्होंने दिल्ली में जिस तरह पड़ाव डाल करके और आकाश आनंद जी के कंधे पर जिस तरह से उन्होंने जिम्मेदारी दी है राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना करके, तो जम्मू कश्मीर से लेकर के और पूरे कश्मीर और से कन्याकुमारी तक पार्टी में एक हलचल पैदा हो गई है। और तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक और नेता सारे एक्शन में आ गए हैं। अभी आपने कल देखा, कल बिहार में जिस तरीके से पिछड़े और अति पिछड़े भी जिस तरीके से हजारों की तादाद में वहाँ पर, हजारों लाखों की भीड़ में वहाँ पहुँच करके आकाश आनंद जी का जिस तरह सत्कार हुआ, जिस तरह उन्होंने स्पीच की, लोगों ने वहाँ उनको वेलकम किया, ये अपने आप में एक इस बात को साबित करता है कि बहुजन समाज पार्टी अपनी उस खोई हुई शक्ति को, पहचान को दोबारा से कायम करने के लिए जिस तरीके से काम कर रही है, वो 2024 में क्या 2023 में दिखेगा। तेलंगाना से लेकर राजस्थान तक इन 4 राज्यों के चुनावों के परिणामों में भी वो झलक दिखेगी, जो आकाश आनंद जी बहन जी के नेतृत्व में एक्शन में आए और जो उन्होंने अपने जिम्मेदारी ली है उसको निभा रहे हैं। देखिए, एक नौजवान जो इंग्लैंड से पढ़ के आया, जिस नौजवान ने अपने जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ नहीं देखी, वो उसी तरीके से आज मैदान में 45 डिग्री टेम्परेचर पे गांव जा कर के अपने बहुजन मूवमेंट के लिए, संविधान बचाने के लिए, बहुजन समाज पार्टी की सत्ता को कायम करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। उसी तरह अपने सुख चैन सब छोड़ दिया, जिस तरीके से गौतम बुद्ध ने, एक राजा के बेटे ने अपना सब कुछ मानवता के लिए छोड़ करके वो भी आ गया था ज़मीन पर और उन्होंने भी बुद्ध धम्म की स्थापना की। उसी तरह ये नौजवान मुझे दिखाई दे रहा है कि ये भी सब कुछ छोड़ करके ये भी इस देश के अंदर बहुजन सत्ता की स्थापना करेगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि भीड़ जुटाना माना जाता है हमारे देश में बहुत आसान है, कोई भी भीड़ जुटा लेता है, लेकिन उसे और तब्दील कैसे करना है, अपने पक्ष में मतदान कैसे करवाना है, एक बड़ी चुनौती हो जाती है। देखिए, यही बड़ी बात है, क्योंकि भीड़ तो बहुत सारी आ जाती है, भेजी हुई भी आ जाती है, पैसे दे के भी आ जाती है, बहुत सारे तरीक़ों से आ जाती है। दुश्मन भी अपने लोग भेज देते हैं, उसमें अपने गमछे हमछे डाल, देख लो चल क्या रहा है, वहाँ भीड़ इकट्ठी करो, क्योंकि दूसरे को ख़त्म करना है, दूसरे उसको तो। लेकिन वोट में कन्वर्ट करना, ये तो जादूगरी बहन जी के पास ही है, ये तो बहुजन समाज पार्टी के पास और बहन मायावती के पास है। जिस तरीके से वोटर उनके दीवाने होते हैं, दूसरों की वो उनके वोटर दूसरों की भीड़ में भी जाते हैं, जो बहुजन के नाम पर भीड़ इकट्ठी करते हैं। लेकिन वहाँ पर महिला आदमी कहते हैं कि भैया हम आए ज़रूर हैं, लेकिन वोट बहन जी का है, हमारा वोट हम बहुजन समाज पार्टी को देंगे। तो ये एक जादूगरी और ये कलाकारी, ये एक राजनीतिक परिपक्व राजनेता का ये काम है और ये बहन जी को इसको बहुत इसमें माहिर हैं। और इस बार तो वोट बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज, बहुत भारी परसेंटेज में जाने वाला है। और बहन जी क्योंकि प्रधानमंत्री पद की प्रबल दावेदार हैं
और इस वजह से भी 2024 में ये जो 4 राज्यों का चुनाव का ये फर्क पड़ेगा, इसका असर 2024 के आम चुनावों में जाएगा। बहन जी, जहां हम 50 सीट की कल्पना कर रहे थे, अब वो 50 से आगे पहुंच के 70 सीट तक बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में गेन करेगी। 70 सीट, लेकिन 70 सीट से होगा क्या? 70 सीट ही कम पड़ेंगी। जो ये मोर्चे विपक्षी और ये 2 मोर्चे हैं, उनमें से 70 को आप किंग मेकर बना रहे हैं, किंग बनाने जा रहे हैं? नहीं, किंग में वो खुद किंग बनेंगी। इनको किंग मेकर तो दूसरे रहेंगे। ये जो सो कॉल्ड इंडिया ये जो बन रहा है, ये जो अपना दावा ठोक रहे हैं, ये 200 सवा 200 तक ये सिमटेंगे और बहन जी को ये खुद आकर के किंग मेकर बनेंगे। बहन जी को किंग बनाने आएंगे। बहन जी आइए और आप प्रधानमंत्री बनिए। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद मैदान में हूँ। सिर्फ मैं यहाँ बैठ के कह नहीं रहा हूँ, मैं खुद वहाँ पूरे देश में जाके बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ लोगों से। जी, बहुत बड़ा बयान है। आज 26 अगस्त 2023 है जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, और जब चुनाव के नतीजे आएंगे मई या जून के महीने में 2024 में, फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके इसी चैनल पे यहाँ पर आकर के लाइव बैठूं। जिस दिन यहाँ चुनाव आए, नतीजे आएंगे आम चुनावों के 2024 में, मैं यहाँ बैठूं और वो मेरे जीवन का वो सपना जो मान्यवर हमारे बाबा साहब का और मान्यवर काशीराम साहब का और बहुजन नेताओं का जिन्होंने कुर्बानियाँ दी इस देश में, इस दिन के लिए, जो दिन अभी 2024 के आम चुनावों में आएगा, कि इस देश में पहली दलित प्रधानमंत्री नए संसद में शपथ लेगी और 2024 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएगा पहला दलित प्रधानमंत्री और देश को संबोधित करेगा। वो क्षण इस देश में मेरे लिए और मेरे जैसे लाखों बहुजनों का वो सपना साकार करेगा, जिसको देखने के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि मायावती जो अकेले चुनाव लड़ रही से बसपा को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। बसपा को चाहिए इंडिया के साथ चली जाएं, क्योंकि अपोजिशन का गठबंधन है जिसका नाम इंडिया दिया गया है। देखिए, मुझे आज तक ये समझ नहीं आता कि जो हमारे जो लोग इस बात को कह रहे हैं, वो लोग इस बहन जी को क्यों फोर्स कर रहे हैं या क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो स्थापना हुई, जो उसका उदय हुआ, वो कांग्रेस के विरुद्ध हुआ। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लड़ाई जो थी उस समय चल रही थी, उस समय कांग्रेस के विरुद्ध उनकी लड़ाई थी, गांधी के विरुद्ध उनकी लड़ाई थी। और जब आज के उसमें देखते हैं तो जैसे 1984 से लेकर के आज तक एक आध अपवाद को छोड़ के बीएसपी ने कभी भी किसी भी स्थिति में कभी उन्होंने प्री पोल गठबंधन किसी से नहीं किया। बीएसपी का हमेशा से रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा वो अकेले चुनाव लड़ते हैं। बहन जी ने कोई नई बात थोड़ी करी है, वो एक आध अपवाद में उन्होंने कर लिया था किन्हीं परिस्थितियों में, लेकिन उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, हमारा ये नहीं चलता भाई, हम तो अपनी लड़ाई। देखिए, हमारा संविधान में अधिकार अलग, हमारी पहचान अलग, हमारी तकलीफें अलग, हमारा निदान अलग, संघर्ष अलग, तो फिर हम उनके साथ क्यों जाएंगे? हमारी तो लड़ाई अपनी अलग है ना। और दूसरी बात ये, जब आज़ादी की जंग चल रही थी तो कांग्रेस के हिसाब से वो मिलनी थी आज़ादी। शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि अगर कांग्रेस के हिसाब से आज़ादी मिली तो सिर्फ चेहरे बदलेंगे, गोरे अंग्रेज चले जाएंगे, उनकी जगह काले कांग्रेसी, ये भूरे अंग्रेज बैठ जाएंगे। और वही मैं आज कह रहा हूँ कि मोदी आए या जनेऊधारी राहुल गांधी आए, उससे चेहरे बदलने से फर्क क्या पड़ेगा? नीतियां तो वो चल रही है ना जो कांग्रेस ने सेट की हैं। 1992 में नई आर्थिक नीतियां, निजीकरण की नीतियां, देश बेचने की नीतियां, ठेकेदारी की नीतियां, और कांग्रेस ने छीना ना हमारा सब कुछ, हमारा रिजर्वेशन, पक्की नौकरियां, उन्हीं नीतियों से तो गई ना। और उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाया 1997 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने, बीजेपी की। उसके बाद फिर बढ़ाया डॉक्टर उसने मनमोहन सिंह ने 10 साल की सरकार में देश को बेचा दबा करके, और उसके बाद अब मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये तो नीतियां तो कांग्रेस की है ना। बीजेपी ने कौन सा अलग काम किया है? जो काम पेंडिंग कांग्रेस के थे, चाहे जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जितने भी काम हो, सारे काम उसी के तो कर रहे हैं। मोदी जी ने कौन सी नई नीति सेट की है? तो कांग्रेस इनकी बड़ी बहन है। ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं पिछले 78 सालों से, लोकतंत्र स्थापित होने से इस देश में। बीजेपी कांग्रेस, कभी बीजेपी को हटाने के नाम पर, कभी मोदी को हटाने के नाम पर राहुल गांधी कांग्रेस, कभी कांग्रेस को हटाने के नाम पर बीजेपी। हमारा नंबर कब आएगा? इस देश के जो 85% बहुजन है, हमारी अपनी सरकार कब बनेगी? हमारा नेता कब इस देश की संसद में प्रधानमंत्री बनेगा? कब वो शपथ लेगा? कब हम लाल किले की प्राचीर से हमारा नेता भाषण देगा? हम इन्हीं को नेता बनाते रहेंगे? अब ये सिर्फ जिम्मेदारी हमारी बहन जी की है। सिर्फ बहन जी ने ठेका ले रखा है सिर्फ इस बात को, मोदी को हटाने का। ये राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं है। वो 100 करोड़ जो पॉलिटिकल गठबंधन इंडिया बना है, उनके नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है कि मोदी को हटाना है।
संविधान को बचाने की बात है तो क्यों नहीं बहन जी को प्रधानमंत्री पद का वो घोषित कर देते उम्मीदवार। वो बोल दें कि इंडिया का जो जो चेयरपर्सन होगी बहन जी होगी, बहन जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे, क्योंकि दलित तुम्हें बर्दाश्त नहीं है। और हमारे लोग कह रहे हैं कि जाके राहुल गांधी के पीछे खड़े हो जाओ, है उसी को नेता मान लो। क्यों मान लो नेता? हमारी लड़ाई इनके पूर्वजों से है, कांग्रेस से थी। ये मनुवादी है असली। 100 से ज़्यादा इस देश के संविधान में गैर जरूरी अमेंडमेंट कांग्रेस ने करे, जिनकी जरूरत नहीं थी। आधे से ज़्यादा का तो संविधान कांग्रेस ने ख़त्म किया। आर्टिकल 14 लागू नहीं किया, 15 लागू नहीं किया। आर्टिकल 17 पे जो अनटचेबिलिटी के विरुद्ध जो बाबा साहब ने वहाँ पर उनको किया था संविधान में, उन्होंने कोई भी अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए कोई कानून नहीं बनाए कांग्रेस ने। आप कहते हो उसी कांग्रेस के पीछे लग जाएं? अगर इस देश में अगर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार नहीं बनी होती 1989 में, तो हमें SC/ST एट्रोसिटी एक्ट भी नहीं मिला होता, बाबा साहब को भारत रत्न भी नहीं मिला होता। तो आप किस बात की, कौन सी कांग्रेस के पीछे लगने को कह रहे हो? हमारी अलग लड़ाई है। और बहन जी की जो बहन जी ने स्टैंड लिया है, जो बहन जी ने फैसला लिया है, हम तमाम बहुजन आंख मूंद करके बहन जी के उस स्टेप के साथ हैं, बहन जी के फैसले के साथ हैं। बिल्कुल एक मर्दाना, एक हिम्मत वाला ये फैसला है इन परिस्थितियों में, जब अपने लोग खुद बहन जी के दुश्मन हैं, जब अपने मूवमेंट के खिलाफ अपने ही लोग खड़े होकर के उनको जोर दे करके बहन जी के विरुद्ध बोल रहे हैं। जितने ये बहुजन, ये बुद्धिजीवियों के नाम पर, दलित बुद्धिजीवियों के नाम पर, या जो कुछ नेता बने हुए हैं, एक्सीडेंटल नेता बने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी राजनीति और उनकी जो बुद्धिजीविता है वो बहन जी के विरुद्ध सिर्फ चल रही है। बहुजन मूवमेंट के विरुद्ध और आकाश आनंद के विरुद्ध चल रही है। वो इन मनुवादियों के विरुद्ध नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हो भाई? तुम अगर बहुजन नेता बने हो, बहुजन बुद्धिजीवी हो, तो इन मनुवाद के और मनुवादियों के विरुद्ध कब बोलोगे? तुम अपने नेता को टारगेट करोगे, अपने मिशन को टारगेट करोगे। तो ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। देखो, इसको समझना पड़ेगा। और हम बहन जी के साथ हैं, हम सपोर्टर हैं कट्टर। हम अपने बहुजनों के अपने वे लोग कह रहे हैं कि हम कांशी राम साहब के बताए गए मार्गों पर लगातार चल रहे हैं, उनके सिपाही हैं, सैनिक हैं, और लगातार हम बहुजन मूवमेंट को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। काशीराम जी ने कहा था कि जेल भेजो अपने कार्यकर्ताओं को। काशीराम जी ने कहा था तोड़फोड़ करना। काशीराम जी की बिल्कुल उलट नाम ले रहे हो काशीराम जी का, और काम कर रहे हो पंडित चंद्रशेखर आजाद का। आप तो बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हो। मान्यवर काशीराम जी ने बिल्कुल इस तरह की राजनीति के विरुद्ध थे। वो तो कहते थे अपना एक कार्यकर्ता जेल नहीं जाना चाहिए। वो कहते थे कैडर लगाओ, अपने लोगों को अपनी वोट की शक्ति बताओ, उनको बताओ कि राज सत्ता आएगी तो उससे हम अपने तमाम काम करेंगे, जैसा बहन जी ने करके बताया। 4 बार मुख्यमंत्री, लॉ एंड ऑर्डर जैसा बनाया उत्तर प्रदेश जैसे जातिवादी और खूंखार उसमें, और इतना भ्रष्टाचारी उसमें पूरे प्रशासन में, उस हमले से काम करके बताया। तो बहन जी ने करके बताया। तो काशीराम जी की विचारधारा पे तो ये काम नहीं कर रहे। और काशीराम जी की विचारधारा कहते हो आप? काशीराम जी ने जिस कांग्रेस के विरुद्ध इस मूवमेंट को खड़ा करा, और तुम कह रहे हो उसी कांग्रेस के पीछे लग जाओ। तो ये तो काशीराम जी की विचारधारा हुई। तुम उनके विरुद्ध काम कर रहे हो। मोदी जी OBC हैं, तो उनके पीछे क्यों नहीं चले जाते हैं? नहीं, हम क्यों जाएंगे मोदी जी? हम तो मनुवाद के विरुद्ध है ना। हमारी लड़ाई तो इस मनुवाद के विरुद्ध है ना। मनुवादी हैं, बिल्कुल मनुवादी हैं। वो RSS के हैं। कांग्रेस A टीम है और BJP B टीम है, और एक C टीम लाला भी आ गया है, क्योंकि ये बड़े चालबाज हैं। ये चेहरे बदल के, एक मायावी लाला है, उसके बात करनी जरूरी नहीं है। C टीम एक मायावी लाला भी आ गया है। ये चेहरे बदल करके, क्योंकि देखिए, अगर जब इस देश में 1965 में जब मान्यवर काशीराम जी ने जब अपनी नौकरी छोड़ करके बहुजन मूवमेंट को जब जमाना शुरू किया, जब यहाँ बामसेब बनाया 1970 में बना करके जब मूवमेंट को चालू किया नौकरी छोड़ के, और जब वो मूवमेंट खड़ा हो गया तो फटाक से 1982 में इन्होंने BJP बना दी। इन्होंने कांग्रेस को 80 में BJP को बना दिया, दो चेहरे बना करके, क्योंकि इनको पता है कि अब ये BSP आ रही है। बहुजन मूवमेंट जब खड़ा हो रहा है, इनको शक्ति पता चलेगी तो ये BSP राज करेगी। BSP तो 84 में बनी है जितना मुझे पता है, और कांशीराम साहब के कहने पर मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी, और इसके बाद में सारी चीज़ें बदलती चली गई। देखिए, आप ही समझ नहीं रहे हैं। BSP अचानक नहीं बनी ना 1984 में। BSP से पहले 1965 से मूवमेंट शुरू हो गया था। पहले मान्यवर काशीराम जी ने एक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग एक सामाजिक संगठन बनाया। फिर 1970 में, 1969 और 70 में उन्होंने बामसेब की स्थापना की, नौकरी छोड़ी, उन्होंने बामसेब की स्थापना करी। और जब वो मूवमेंट, जब उन्होंने घर घर जाके प्रचार किया, और जब वो सामाजिक मूवमेंट डेवलप हुआ, खबरें पहुंच गई चारों तरफ, आज नहीं तो कल ये बहुजन अपनी सत्ता पे पहुंचेंगे, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, राजनीति बनाएंगे, तो तब उन्होंने तुरंत ये
काम किया, क्योंकि मनुवादी बहुत आगे की सोचते हैं। मान्यवर कांसीराम जी के पास संसाधन कम, लोग कम जागरूक थे, कम पढ़े लिखे थे, ना उस समय का सोशल मीडिया था, ना मीडिया था। उस आदमी ने गांव गांव जाके वो पैदल पैदल भूखे रह करके मूवमेंट खड़ा कर दिया, मैसेज पहुंच गया सरकार को, उन्होंने बीजेपी तुरंत बना दी, क्योंकि कांग्रेस से सत्ता जाए तो ये चेहरा खड़ा कर दिया हिंदूवाद के नाम पर, एक नया चेहरा खड़ा कर दिया बीजेपी के नाम पर। और फिर मान्यवर कांसीराम जी ने 1984 में अपनी सरकार वो पार्टी बनाई, और उसके बाद कहां उन्होंने किसके साथ उन्होंने गठबंधन किया? आफ्टर पोल किया, प्री पोल किसी के साथ नहीं किया। आप प्री पोल कभी भी बीएसपी ने कभी गठबंधन नहीं किया। और हमारे बुद्धिजीवी कह रहे हैं हम कांसीराम जी के रास्ते पे हैं। कांसीराम जी तो खिलाफ थे इनके, कांसीराम जी ने तो कांग्रेस के विरुद्ध ये मूवमेंट शुरू किया मनुवाद के। उन्होंने कहा तिलक, तराजू और तलवार, उन्होंने इन तीनों के विरुद्ध 15% तो बातें करें, लेकिन सरकार बनने के बाद कहा जाता है कि हाथी नहीं है गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। देखिए ये राजनीति है, राजनीति में वोट को टारगेट करने के लिए आपको बहुत सारी बातें कहनी पड़ती हैं, लेकिन जब आप राज सत्ता में आते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना पड़ता है। क्योंकि जब आप पॉलिटिकल पार्टी बनाते हो तो आपको एक एफिडेविट देना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बना के देना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को कि हम देश के एक एक नागरिक के लिए काम करेंगे, सबको सदस्यता देंगे, सबको बराबर के हिसाब से करेंगे। जब आप सत्ता में आते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, मंत्री, तो आपको सबको ट्रीट करना है ना। उस समय आपको गालियां तो नहीं देनी, आपको 1 to all सबके लिए काम करना है। बकायदा शपथ लिया जाता है और कहा जाता है कि बिना किसी द्वेष के, बिना अनुराग के हम काम करेंगे और अक्षर से संविधान को अक्षर से हम लागू करेंगे। तो जब ये शपथ है, सब कुछ है। देखिए पॉलिटिकल, जब तक आप एक राजनीतिक दल हैं, जब तक आप चुनाव उसमें हैं, तब तक आपको जनता को, अलग अलग वर्गों को टारगेट, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, वोट हासिल करने के लिए आपको तरह तरह की आपने कुछ समय समय पे स्लोगन्स कुछ देने पड़ते हैं। मगर जब आप राज सत्ता पे आ जाते हो तब आपको संविधान अनुसार काम करना होता है। तो इसीलिए जब बहन जी ने जब कहा भी, कांसीराम जी ने भाई आती नहीं गणेश है, तो क्या बुरा कह दिया? हम तो सबके लिए सबको सम्मान। एक बात बताइए सर कि तमाम लोग जो है कह रहे हैं कि एनडीए का जो ऑप्शन है वो इंडिया है, एनडीए का ऑप्शन इंडिया है। तो मायावती कह रही हैं कि हम बिना किसी मोर्चे में जाएं, यानी अकेले चुनाव लड़ेंगी। तो बहुजन समाज के लोग नाराज हो रहे हैं, तमाम लोग ऐसा कह रहे हैं। देखिए मुझे नहीं लग रहा, 3-4 लोग हैं जिनको मैं देख रहा हूँ, सिर्फ 3-4 लोग हैं वही नाराज हैं। जो वही नाराज हैं। बाकी तमाम कार्यकर्ता, नेता सब लगे पड़े। मैं अभी 4 दिन के दौरे से लौटा हूँ, राजस्थान के धौलपुर से, और मैं करौली तक, मैं पूरे मूवमेंट में रहा, गांव गांव गया, गांव में उनके लोगों के साथ मैं रुका, उनकी खाट पे सोया, उनके साथ बात की, मैंने अलग से बातें की, हमने चर्चा की। लोग बिल्कुल बड़े खुश हैं। आम जो वोटर है, हमारा जो आम कार्यकर्ता है, जो बहुजन कार्यकर्ता है, महिला, आदमी, बिल्कुल वो कह रहे हैं बहन जी एक तरफा। चंद 3-4 लोग हैं, उनको पता नहीं क्या तकलीफ हो रही है, वो सीधे कांग्रेस का झंडा उड़ के खड़े हो जाओ ना भाई। आप पीठ में छुरा क्यों घोप रहे हो? आप खड़े हो जाओ, कांग्रेस के झंडा लेकर के राहुल गांधी के साथ खड़े हो जाओ। हम लड़ेंगे, इनसे भी लड़ेंगे, इन मनुवादियों से, और इन मनुवादियों के चमचों से भी लड़ेंगे। सामने आके खड़े हो, पीठ में खंजर घोपने की जरूरत नहीं है। जब इनका आदमी सबको, इतनी महंगाई के बावजूद, इतने देश को बर्बाद करने के बावजूद भी इनके लोग कहते हैं कि चाहे 500 रुपये, 1000 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाए, चाहिए तो मोदी। और हमारे लोग अपनी मिशन और अपनी नेता के खिलाफ बोल रहे हैं। और हम भी कह रहे हैं भाई चाहे कुछ गलत है, सही है, जो भी है, भैया चाहिए तो बहन जी ही, हमें अब कोई चाहिए नहीं। हम आंख मूंद करके अंधभक्त बन के हम 2024 में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये हमने शपथ ले रखी है। चलिए, अशोक ज्ञानी साफ तौर पे कह रहे हैं 2024 में मायावती देश की प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में जनता क्या फैसला सुनाती है, जब पूरे देश में आम चुनाव होंगे, यानी लोकसभा के चुनाव होंगे। आपको क्या लगता है कौन बनने जा रहा है देश का अगला प्रधानमंत्री? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।